स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी और आप देख रहे हैं मुकाबला। अब से चंद मिनटों के बाद दुनिया उस तस्वीर को देखेगी जिसके इंतजार की घड़ी 5 साल से लंबित पड़ी थी। एक तरफ वर्ल्ड के नए बॉस मोदी हैं तो दूसरी तरफ चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। दोनों देशों के बीच 2020 से बढ़ी तकरार के बाद आज आंखों में आंखें डालकर बात होगी। नरेंद्र मोदी इस वक्त कजान में 16वें ब्रिक्स समिट में शामिल होने के बाद चीनी राष्ट्रपति के साथ 1-to-1 डायलॉग करने वाले हैं। ब्रिक्स समिट शुरू होने के ठीक पहले भारत और चीन के बीच जो LAC विवाद था उसे लेकर एक अहम समझौता भी हुआ और अब इस समझौते की घोषणा के बाद दोनों देशों की टॉप लीडरशिप पहली बार 1-to-1 मीटिंग करने जा रही है। दुनिया भर में जारी उथल पुथल और अलग अलग देशों में चल रही जंग के बीच मोदी और शी जिनपिंग की ये मीटिंग कई मायनों में बेहद खास है। आज इसी पर चर्चा होगी। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका परिचय भी आपसे करा देती हूं। हमारे साथ चर्चा करने के लिए हैं मेजर जनरल KK सिन्हा, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल AK सिवाच, और इसके अलावा हमारे साथ कर्नल दिनेश नैन भी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर अभिषेक प्रताप सिंह पूर्वी एशिया मामलों के एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की जो तस्वीर अब से कुछ ही मिनटों में आने वाली है उसको लेकर ना सिर्फ भारत के भीतर इंतजार हो रहा है, बाकी जो दुनिया के अलग अलग देश हैं वो भी टकटकी लगाकर देख रहे हैं। सबसे पहले KK सिन्हा साहब, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि इस मीटिंग से पहले LAC पर जो समझौता हुआ है, कितनी बड़ी जीत इस मीटिंग से पहले आप उसे देख रहे हैं? जय हिंद प्रिया। देखिए 2020 में गलवान जब हुआ था और हमारी सुरेश बाबू की शहादत और 20 जवानों की शहादत हुई थी, तो प्रधानमंत्री मोदी ने एक बहुत बड़ा और वहीं की धरती से दिया था नारा कि विस्तारवाद का युग खत्म हुआ। उन्होंने एक शंखनाद किया था कि विस्तारवाद यहाँ से खत्म होगा। और 5 साल के बाद आपने देखा, आपने का सवाल ही है कि आपने जो समझौता है जो ईस्टर्न लद्दाख में, वो केवल अभी ईस्टर्न लद्दाख में है, 3,488 किलोमीटर का हमारी बॉर्डर है, मगर उसमें आपने देखा वो यथास्थिति 2020 की यथास्थिति 5 जून के पहले की या मई की बात करती है, उस स्थिति को बहाल किया गया है। जहां देपसांग एंड डेमचौक जहां पेट्रोलिंग पॉइंट्स था, उसी स्थिति से हम वहां पेट्रोलिंग करेंगे। आज की ये में जब हम बॉर्डर की बात करते हैं तो ये चीजें हैं। बॉर्डर के ऊपर में जो इंडिया का सबसे बड़ा ये रहा, उसके बाद जब ये शंखनाद दिया था प्रधानमंत्री ने कि बॉर्डर विल डिसाइड, बॉर्डर के ऊपर जो स्थिति होगी वो डिसाइड करेगा हमारा और चीन के साथ क्या संबंध होंगे, क्या हम एक दूसरे के साथ मिलकर चलेंगे। क्योंकि देखिए 2017 में भी चीन ने यह की थी हकामत, जब उसने डोकलाम में किया था तो प्रधानमंत्री गए थे वुहान, वहां शी जिनपिंग को समझाने की चेष्टा की थी कि ये देखिए 21वीं सदी ये एशिया की सदी है। भारत और चीन इस धरती पे तकरीबन 300 करोड़ रहते हैं, 1.4 और इसको ये तो ये विश्व की सबसे आप देखिए आधी की आबादी से थोड़ी सी कम यहां रहती है और हम मिलकर चलें। फिर उन्होंने 2019 में समझाने की चेष्टा की थी जब इन्होंने उनको बुलाया था साउथ पे, मगर 2019 में जब ये नेपाल गए, उसके बाद 2020 में तो इन्होंने जो कारनामे की उसकी टोटल डिफीट आप देखिएगा और हमारे टर्म्स में एंड कंडीशंस में आए हैं। 2015 में भी इन्होंने एक बहुत बड़ा गेम खेला था। हमारी धरती जो है गिलगिट बल्तिस्तान और POK उससे लेकर के CPEC, उस समय भी भारत ने इनको चेतावनी दी थी कि आप ना करें, और इसकी चेतावनी अभी भी SCO के मीट के दौरान हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो वहां पर उनके प्रीमियर को देकर आए कि ये हमारे अखंडताओं के क्योंकि ये हमारी जमीन है, इससे आप कैसे बना सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये रीसेट है, ये बहुत बड़ा आप एक समय है जहां हमारे टर्म्स एंड कंडीशन चाइना झुक करके और हम इसको जी मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा रही हूँ। डॉक्टर अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अभिषेक, क्योंकि 5 साल बाद ये मीटिंग है और जो भी गलवान में हुआ, भारत का रुख एकदम क्लियर था कि चीन जो कर रहा है वो बंद होगा, तभी ही टॉप लीडर्स की मुलाकात होगी। लेकिन आज जब टॉप लीडर्स की मुलाकात होगी, मैं खासतौर पर अमेरिका का जिक्र करना चाहती हूँ, किस तरह से वहां पर माहौल बना होगा, और जरा ये भी बताइएगा कि इससे अब रिश्तों में कितना बदलाव होगा, क्या एक नया चैप्टर की शुरुआत होगी?
देखिए, भारत चीन के बीच जो बॉर्डर पे गतिरोध बना हुआ, तो उसकी वजह से दोनों देशों के बीच संबंध काफी तनावपूर्ण थे। अभी आपने देखा कि परसों विदेश मंत्रालय से घोषणा की गई कि दोनों देश एक सहमति पर पहुंचे हैं। आपको याद हो, गलवान के समय से ही भारतीय कूटनीति ने बहुत स्पष्ट कर रखा था कि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एट बॉर्डर के बगैर किसी भी प्रकार का राजनीतिक संबंध चीन के साथ मुमकिन नहीं होगा। तो ऐसा लगता है कि राजनीतिक, कूटनीतिक और मिलिट्री लेवल पर एक सहमति बनी है संबंधों को आगे ले जाने की दिशा में। ये एक पहली बात है जो महत्वपूर्ण है। इस समझौते के बाद हालांकि हम उसको बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं मान सकते, क्योंकि 2-3 विषय ऐसे हैं जहां पर भारत चीन आज भी एक दूसरे के प्रतियोगी है। चीन के लिए समस्या क्या है कि चीन की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर है। अमेरिका के चुनाव में अगर अमेरिकी ट्रंप आते हैं तो चीन अमेरिका संबंध पर असर पड़ेगा। इसलिए हो सकता है चीन ने भारत के साथ एक पहल की जिसके द्वारा एक बॉर्डर पर एक स्टेबिलिटी लाई जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म इसके इम्प्लीकेशंस बहुत बेहतर होंगे ऐसा नहीं कहा जाता। इसके अलावा दोनों देशों ने बॉर्डर पर बड़ी संख्या में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर लिया है। ग्लोबल साउथ की लीडरशिप के मुद्दे पर भी भारत चीन साथ लड़ रहे हैं। इसके साथ साथ जो ब्रिक्स को लेके अप्रोच है, जो भारत भी उसको एक नॉन वेस्टर्न और जो चाइना है उसको एक एंटी वेस्टर्न ब्लॉक के रूप में देखता है, तो ये सारे पैरामीटर्स जिन पर दोनों देशों के बीच एक गतिरोध है। लेकिन सबके बावजूद भी मुझे लगता है ब्रिक्स में प्रधानमंत्री मोदी और शी की मुलाकात से जो गर्माहट 4 साल में संबंधों में थी उसमें कुछ ठहराव आएगा और हम कुछ बेहतर और कुछ स्थायित्व की उम्मीद कर सकते हैं। इसलिए इसके सकारात्मक परिणाम होंगे, कितनी दूर तक जाएंगे ये भी तयशुदा मसूदे पर देखना पड़ेगा। बिल्कुल। कर्नल दिनेश, चीन पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है और बार बार ये हमने देखा भी है कि कैसे वो अपनी बातों से पलट भी जाता है। यही हाल पाकिस्तान का भी है। लेकिन जब एलएसी को लेकर एक समझौता हुआ है, टॉप लीडरशिप की मुलाकात भी हो रही है, तो क्या चीन पर अब भरोसा कर लेना चाहिए या अभी भी हमें उतना ही अलर्ट रहने की जरूरत है? देखिए प्रिया, 1600 दिन के करीब आपस का स्टैंड ऑफ, उसके बाद में लगभग 21 कोर कमांडर लेवल की मीटिंग्स आर्मी की, 17 के करीब डिप्लोमेटिक मीटिंग्स के बाद में 4.5 साल के बाद में ये जो हम इस एग्रीमेंट पे आज पहुंचे हैं बॉर्डर डिस्प्यूट के, ये करने को तो पहले भी कर सकते थे, लेकिन इसके कुछ कारण जो उजागर हुए हैं पिछले 4.5 साल के अंदर, उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। मैं चीन के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं कि नहीं, उसके बाद में आता हूं। देखिए, चीन आज की तारीख में बहुत ज्यादा इकोनॉमिक डिप्रेशन में है, यानी वहां पे आप आर्थिक स्थिति बहुत बेकार है। अमेरिका के साथ में उसकी जो ट्रेड थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप के आने का स्थिति बन रहा है, यानी टैरिफ वॉर वापिस शुरू होगा और आर्थिक स्थिति में मारा जाएगा। ऐसे में चीन भारत को खुश क्यों नहीं करना चाहेगा, आप मुझे बताइएगा। क्योंकि भारत के आज की तारीख में भारत के लिए चीन एक अच्छा ट्रेडिंग पार्टनर है, वही चीन के लिए भारत एक बहुत अच्छी मार्केट है। 118 बिलियन डॉलर्स का बिजनेस है यहाँ पे। और साथ ही साथ अगर आप साउथ चाइना सी के अंदर देखें, जिस तरह से फिलीपींस ने इसको आंखें दिखानी शुरू की है, तो ये चाहेगा कि हिमालय फ्रंट के अंदर से जो हिंदुस्तान के साथ में है, वहां से जो है वो कम से कम प्रेशर हटा के अपनी एनर्जी जो है वो साउथ चाइना सी में लगाए, जहां पे इसके सामने रोज हर दूसरे दिन फिलीपींस की बोट आके खड़ी हो जाती है अमेरिका के पीछे से सपोर्ट के साथ में। अब रही बात भारत के लिए, देखिए भारत के सामने अगर ये 2020 का जो पहली स्थिति थी हमारी पेट्रोलिंग की, वो आती है और अभी तक काफी कुछ सॉल्व हो चुका था। सिर्फ दपसंग और दमचौक के 2 इलाके थे जिसके अंदर थोड़ी बहुत हमारी पेट्रोलिंग पॉइंट्स के बारे में ये लोग आगे मान नहीं रहे थे, लेकिन अब इन्होंने पेट्रोलिंग की मानी है। लेकिन मैं इसको सिर्फ एक बैंडेड मानता हूं, ये घाव के ऊपर एक बैंडेड लगाई गई है। आप जैसे कि बताया गया 3488 किलोमीटर का जो हमारा एलएसी है, इसके अंदर 64 पेट्रोलिंग पॉइंट्स है। उसमें से 21 पेट्रोलिंग पॉइंट्स को धीरे धीरे करके चाइना ने इस्लामिक स्लाइसी पॉलिसी के तहत अपने कब्जे में कर लिया। अभी नहीं, बहुत पहले से, 2 दशक 3 दशक के अंदर। और जिस प्रकार से ये क्यों करता है, बिकॉज ये आके छोटे से एरिया के अंदर बैठता है। कोई भी देश इससे पंगा लेने की कोशिश नहीं करता, जो डेवलपिंग नेशन है वो सोचते छोड़ो यार, इसमें पंगा करेंगे तो कितनी बड़ी लड़ाई हो जाएगी, लेकिन ये उसका फायदा उठाता है और धीरे धीरे उसको खाने की कोशिश करता है। पहली बार ये पीछे हटेगा, पहली बार इसने पीछे जाने की बात की है और इसने देख लिया कि अब भारतीय सेनाएं जो हैं वो आमने सामने खड़ी हैं। आज इन्होंने कहा कि हम पेट्रोलिंग पॉइंट्स पे जाएंगे, फिर उन्होंने सेकंड पॉइंट ये बोला प्रिया के डिसएंगेजमेंट कर दी, यानी आर्मियां दोनों पीछे पीछे हो जाएंगी। तीसरा, अब डी एस्केलेशन, 50,000 के करीब सेना इनकी भी और हमारी भी आमने सामने बैठी है। अब ये कब होगा, ये देखने का नेक्स्ट पॉइंट है। और इसके मद्देनजर जो आपका सवाल था
कि क्या चाइना पे भरोसा किया जा सकता है। मैं समझता हूं जो स्थितियां आज चाइना की बन रही है वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर, और भारत के लिए भी ये अच्छा नहीं है कि एक दो बड़े देश साथ साथ में जब ग्रो कर रहे हैं तो दोनों पॉलिटिकली राइज हो रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं, फाइनेंशियली ग्लोब के अंदर अपनी सुप्रीमेसी स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में जहां यूक्रेन और मिडिल ईस्ट में लड़ाई हो चुकी है, चल रही है, इन दो बड़े देशों का लड़ना किसी के फायदे की बात नहीं है। और मैं समझता हूं ये हमारे लिए विन विन सिचुएशन है कि अगर आज पेट्रोलिंग पॉइंट्स के ऊपर जाने की बात हुई है तो आगे देखा जाएगा आगे क्या करते हैं, लेकिन भारत के लिए यह मानना अच्छी बात है। बिल्कुल। AK सिवाच साहब, चूंकि देखिए पहले भी कोशिश तो खूब हुई ना, 2020 के बाद लगातार जो टॉप कमांडर्स थे वो मुलाकात कर रहे थे, कोई हल नहीं निकल रहा था, विदेश मंत्रियों की भी मुलाकात हुई, लेकिन आखिरकार मोदी को ही इंटरफेयर करना पड़ा, उन्हें ही बातचीत आगे बढ़ानी पड़ी। और शायद मुझे लगता है कि ये कहना गलत नहीं होगा कि हर कोई झुकता है, बस एक सही इंसान होना चाहिए जो झुका सकता है। क्या ये समझा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पावर ही है कि आज चाइना को भी भारत की उतनी ही जरूरत है जितना बाकी देशों को है? हाँ बिल्कुल, देखो प्रिया, बहुत कुछ बदला है और कई डेवलपमेंट हैं जिसके कारण ये समझौता अभी बड़ी आसानी से और जल्दबाजी से हुआ है। देखो ये सच्चाई है, जो 5 फ्रिक्शन पॉइंट थे वो थे नॉर्थ एंड साउथ ऑफ पैंगोंग, गोगरा, हॉट स्प्रिंग, गलवान और बाकी जो देपसांग और डेमचौक, इनके अलावा ये सब देपसांग और डेमचौक के अलावा बाकी बाय एंड लार्ज रिजॉल्व हो गए थे। वहां पर डिसएंगेजमेंट हो गई थी मगर देपसांग और डेमचौक में नहीं हुई थी, और इसकी वजह ये थी कि जो देपसांग की एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो चीन को बहुत ही ज्यादा फायदे में थी। वो जहां आगे थे वो नहीं जाने दे रहे थे हमारे पेट्रोलिंग पॉइंट पे। वहां पर मैं चीफ ऑफ स्टाफ रह चुका हूँ 14 को लेह लद्दाख में, तो वो उनको इसलिए था कि वहां से वो डायरेक्टली एड्रेस कर सकते हैं आपकी नुब्रा वैली और साइचिन ग्लेशियर बाईपासिंग DPO, और वहां से वो सैंडविच कर सकते हैं बोथ नुब्रा वैली और साइचिन को, ईस्ट से साइचिन से चीन और वेस्ट से गिलगित बाल्टिस्तान से पाकिस्तान। और यही इलाका जो DPO का है वो भारत के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से भारत इंटीग्रेट कर सकता है इनका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। उसके बाद जो है काराकोरम हाईवे और वेस्टर्न हाईवे जाता है चिंगजांग से लाता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि वहां से हमें पेट्रोलिंग राइट दोबारा रिस्टोर हो। मुझे लगता है जो डिसएंगेजमेंट हुई है वो फर्स्ट स्टेप है। ये कहना कि क्या अभी डी इंडक्शन और डी एस्केलेशन होगी ये समय बताएगा, मगर हम चाहेंगे कि जहां पर चीन ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, साथ मिसाइलें जो लेके आया उनको पीछे लेके जाए, क्योंकि जब तक वो नहीं लेके जाएगा, ट्रेन है चाइना की तरफ वो एक प्लेटू है, क्योंकि उसका LAC पे आना 2 घंटे में आ सकता है, भारत के लिए बहुत टाइम लगता है। इसलिए हम चाहेंगे कि ये स्टेप 1 है, स्टेप 2 और 3 अब समझते हैं कि हुआ इतनी जल्दबाजी में, अब कैसे हुआ ये अगर पहले भी हो सकता बताना चाहूंगा अपने व्यूअर्स को कि 27-28 अगस्त 2020 को हमने एक वो करके दिखाया था भारत की फौज ने, जो कि आज तक नहीं हुआ। वो हमने क्लास रेंज को पकड़ लिया था जो कि चशूल मौलदो बाउल को एक प्रकार से डोमिनेट करती है, जिसमें गुरुंग हिल, मगर हिल, जंगला वो हमारे हाथ में थी। और जो पांगपुर कैप 1962 में जहां से चीनी लद्दाख में आए थे, वो भी हमें चाहिए था कि हम आगे बढ़े। तो नॉर्थ और साउथ ऑफ पैंगोंग के अगर हमने डिसएंगेजमेंट करनी है तो क्लास रेंज को छोड़ना पड़ा, मगर मैं अभी भी ये समझता हूँ क्लास रेंज को हमें उतनी जल्दी नहीं छोड़ना चाहिए था, अंत में छोड़ना चाहिए था, पर देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि अब चीन ने डिसएंगेजमेंट देपसांग और डेमचौक में मान ली है। अब बात है प्रिया की अब क्यों, ये देखो मुझे लगता है इसके अंदर जो रूस का भी हाथ है। जो पुतिन है वो एक प्रकार आइसोलेट हो चुके हैं, उनको अब वेस्टर्न कंट्रीज कोई भी दोस्त नहीं रहा, अब वो फोकस कर रहे हैं एशिया की तरफ। याद रखो अब काजान के अंदर ब्रिक्स समिट है और वहां पर जो 2 महान शक्ति हैं चीन और भारत, वो आपस में बातचीत नहीं कर रहे, तो वो ब्रिक्स जो है वो फेल है। और ऐसे में पुतिन को दोस्त चाहिए, पुतिन दिखाना चाहते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड को कि वो आइसोलेट नहीं है, उनके साथ ब्रिक्स खड़ा है। और वो ब्रिक्स जिसकी इकोनॉमी आज की तारीख में 25%, 45% पॉपुलेशन, और आज ब्रिक्स करेंसी की बात हो रही है, डी डॉलराइजेशन की बात हो रही है, तो ऐसे में वो चाहेंगे कि शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी भी मिले
और कहीं ना कहीं आपने बात ठीक बोली और दूसरे पैनल ने भी बहुत अच्छा बोला कि हाँ, ये भी सच्चाई है प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो छवि है, इनको ये तो समझ आ गई चीन को कि भारत जो है वो क्रैक नहीं होने वाला, भारत दबने वाला नहीं पर है। आप सभी का ध्यान इस वक्त जरूर खींचूंगी मेजर जनरल एक एक तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ और ये तस्वीर बार बार रिपीट हो रही है। अभी आप जैसे पुतिन का जिक्र कर रहे थे, वो एक ब्रिज बन गए हैं। आप चाहे डिनर, जो गाला डिनर आयोजित किया गया था, आप उसकी तस्वीरें देख लीजिए, जो म्यूजिकल कॉन्सर्ट था आप उसकी तस्वीरें देख लीजिए, बीच में पुतिन नजर आते हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो दूसरी तरफ शी जिनपिंग दिखाई देते हैं। तो एक ब्रिज का काम जिस तरह से कर रहे हैं इस वक्त पुतिन। मैं अभिषेक के पास ये सवाल लेकर जाना चाहूंगी, इसके बाद मेजर जनरल के सिन्हा मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन जल्दी से अभिषेक जी आप मुझे जरा समझा दीजिए कि क्या इतनी ही जरूरत पुतिन को है, क्योंकि एक तरह से तो वो साइडलाइन हो गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उनकी कंट्री में मौजूद है फिर भी वो ये जरूर कह रहे हैं कि भाई यूक्रेन के साथ आपका जो कुछ भी है वो बातचीत से ही हल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री का रुख बदल गया है। मुझे लगता है कि रशिया यूक्रेन वॉर के बाद से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में रूस काफी अकेला पड़ गया है। तो भारत चीन की वजह रूस की कोई भूमिका है तो उसके माध्यम से रशिया ये प्रयास कर रहा है अपने लिए डिप्लोमेटिक स्पेस बना सके। मुझे लगता है ये प्रयास पुतिन ने किया है। दूसरा, एक राजनीतिक संदेश देने का भी उन्होंने प्रयास किया है कि दो बड़ी महाशक्तियां और रूस, भारत और चीन एक साथ ब्रिक्स के सम्मेलन पर इकट्ठा हो रहे हैं और ब्रिक्स के सहभागी हैं। तो उसके माध्यम से एक राजनीतिक संदेश देने का भी प्रयास किया जा रहा है ग्लोबल लेवल पर पुतिन और रशियन डिप्लोमेसी के द्वारा कि वो भी डिप्लोमेसी दोनों देशों के बीच चाहते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने चीन के साथ लगातार अच्छे संबंधों का प्रयास किया। डेवलपमेंटल पार्टनरशिप का पूरा नारा हम लेके आए। सुषमा स्वराज जब बीजिंग में गई थी 2015 की बात आ रहा हूँ, तब भी उन्होंने दोनों देशों के सहयोग की बात की थी। लेकिन ये चाइना ही है जो लगातार बॉर्डर पर पीस और ट्रैंक्विलिटी के समझौते को ना मानकर समस्या पैदा कर रहा है। अब इस समझौते से हम कितना आगे चले जाएंगे, ये थोड़ा एक इस पे भी जो है हमें विचार करना होगा। लेकिन रशिया की भूमिका इसमें सकारात्मक है, इसमें कोई दो राय नहीं। साथ ही साथ जो ब्रिक्स का एजेंडा है उसमें मैं देख पा रहा हूँ कि जहां तक जो ग्रीन एनर्जी का जो विषय है, सस्टेनेबल एनर्जी का जो विषय, उस विषय पर भी दोनों देश साथ काम करने को लेकर तैयार हो रहे हैं। भारत अपने आप में इंटरनेशनल सोलर अलायंस को पूरा लीड कर रहा है और चाइना ब्रिक्स फोरम पे जो है 10 बड़े प्रोजेक्ट्स की बात की है। तो मुझे लगता है कि मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर रशिया, चीन, भारत हैं, एक जिसको हम लोग बोलते हैं डिप्लोमेटिक स्पेस मिल जाती है और उस डिप्लोमेटिक स्पेस का उपयोग करके देश आपस में संबंधों को बेहतर करते हैं और इसलिए ये सही कदम है। बिल्कुल। के सिन्हा साहब, एक तरफ चूंकि मैं नेटो का जिक्र कर रही हूँ, एक तरफ नेटो की ताकत है तो दूसरी तरफ ब्रिक्स की ताकत है। इकोनॉमिक फ्रंट पर तो हम बात करते ही हैं, लेकिन अगर मैं सैन्य स्तर पर समझना चाहूँ, हमारे दर्शकों को जरा समझाइए कि सैन्य स्तर पर ब्रिक्स कहां पर स्टैंड करता है, नेटो कितना बड़ा है, और अगर सिक्योरिटी लेवल की बात करें, टेररिज्म से जो हम जूझ रहे हैं, इन तमाम मसलों को हल करने के लिए क्या इस पर भी बात होनी जरूरी है, इस पर भी सबको मिलकर काम करना होगा? देखिए प्रिया, पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा और आपके दर्शकों को समझना पड़ेगा, ब्रिक्स इज नॉट अ मिलिट्री अलायंस। ये कोई वॉर्सो की तरह खड़ा नहीं हुआ है। ब्रिक्स इज द अलायंस। इसके 4 फाउंडर मेंबर्स जो हैं, जिसमें रशिया है, भारत है और चाइना है। ये आपको पता ही है कि ये 4 जो फाउंडर नेशंस हैं, ये 2006, जी हाँ, 2006 में ही इन्होंने शुरुआत की थी। मतलब जो ब्रिक्स ने जो शेप लिया है, पहला ये इट इज नॉट अ मिलिट्री। हाँ, इसके अंदर में एक बहुत इंपॉर्टेंट फोरम है और वो है टेररिज्म के ऊपर में। वो उसके पैरेलल में है और उसका हेडक्वार्टर्स अब मॉस्को में बन रहा है, तो वहां सेंट पीटर्सबर्ग में वो बहुत अहम है। और हमारी फोकस, मोदी साहब की फोकस या भारत की फोकस उसके ऊपर है। तो आज देखिए जितने भी बयान आए हैं वो टेररिज्म के ऊपर में, आतंकवाद के बरखिलाफ है। और उसके लिए कहीं ना कहीं थोड़े से भारत के जब संबंध में देखते हैं तो चाइना बहुत बड़ा जिम्मेवार है इसका, क्योंकि जब हम 2.5 फ्रंट की बात करते हैं तो वो पाकिस्तान को फ्रंटलाइन स्टेट बना के आज भी टेररिज्म करने की ट्राई करता है जब ये चीजें हुई हैं, ऐसा माना जाता है। और ऐसी खबरें कि जो आप जम्मू एंड कश्मीर में जो अभी अब टारगेटेड किलिंग दी हैं, वो चाइना प्रायोजित जो TRF है, टोटल रेजिस्टेंस फ्रंट, उसने करवाए हैं और उसमें चाइना का बहुत बड़ा हाथ है। तो देखिए चाइना, भले ही आप देखिए हम नॉर्दर्न बॉर्डर्स के ऊपर में हम एक शुरुआत है, वो डिफीटेड है,
वो कोई ऐसा नहीं कि वो उसने आकर के आपको, वो तो कहता है ही हैज बीन डिफीटेड। और यदि आपका ध्यान मैं ले जाऊं, एससीओ समिट में हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब थे वो गए थे पाकिस्तान, वहां पर उनके चाइना के ये आए थे प्रीमियर, उन्होंने वहां आंख में आंख डाल के कहा कि आप हमारे सॉवरेनिटी के ऊपर, इंटीग्रिटी, हमारा जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, इसको आपने ये किया, भेदा है, और सीपैक की बात कर रहे हैं। तो बात वहां है। मैं ये नहीं मानता कि आज के दिन में ब्रिक्स में पुतिन साहब ने 16वां है ना मीटिंग, समिट है, और यदि हम इसको ऐसे आके कि वो दिखाना चाहते हैं पूरे विश्व में, देखिए वो तो उनको मिला है, ये बैठक है, समिट है, इसके पहले समिट और भी जगह हुई है। तो इस समिट के अंदर में क्या चीजें, ब्रिक्स जो ले रहा है, 40 देश इसको जुड़ना चाहते हैं। भारत 130 देशों के जो ग्लोबल साउथ का, उसका एक आज उसको ये मान रहे हैं G20 के बाद। तो ये एक बहुत बड़ा है, और इसमें कोई ये कह देना कि ब्रिक्स सम्मेलन में वो दिख रहे हैं क्योंकि मेजबानी कर रहे हैं वो। तो पुतिन साहब आज ट्रांस अटलांटिक रीजन में, बहुत सारे लोग इसको नहीं मानते थे जब 2022 में शुरू हुआ था, मेरा ये मानना था कि इकोनॉमिकली डिफीट करेंगे जो वेस्टर्न डिजाइन है। और ब्रिक्स क्या कर रहा है, ब्रिक्स कह रहा है, और हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने क्या कहा, जो वेपनाइजेशन ऑफ डॉलर है, जो डॉलर और सैंक्शन का जो वेपनाइजेशन है, उसको ब्रिक्स ने, जो क्योंकि इकोनॉमिक हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं, ब्रिक्स की करेंसी की बात कर रहे हैं, हम अपने ऊपर आदान प्रदान की बात कर रहे हैं। आज जो रशिया उभर के निकला है, रशिया का जो मल्टीपोलैरिटी में, ट्रांस अटलांटिक रीजन में, और उसकी हस्तक्षेप, क्योंकि मिलिटरली वो वेस्ट एशिया में भी वो कर रहा है। के सिन्हा साहब, आप जल्दी से अपनी बात पूरी कर लें, फिर मैं इन तस्वीरों पर आगे बात करूंगी। देखिए, इसमें भारत में खास करके जो नरेंद्र मोदी हैं, एक नेचुरल लीडर, वर्ल्ड लीडर की तरफ जब वो निकल रहे हैं, जिनकी पहुंच बहुत दोनों तरफ है। पहला तो ये जो ब्रिक्स में जो समिट हो रहा है, ना तो ये एंटी वेस्ट अलायंसेस है, ना तो ये अल्टरनेटिव है कोई वेस्ट अलायंसेस का जो मल्टी फोरम है, ज्यादा इकोनॉमिक है, चाहे ये EU हो, G7 हो या G20 का जो ये था, ये इसका कोई एक अल्टरनेटिव नहीं है, बट ये एक उभरता हुआ अलायंसेस है जिसकी सीमाएं जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुई थी, जो यूनाइटेड नेशंस, क्योंकि चाइना का कहीं इसमें एम्बिशंस है कि इसको हम जब लेंगे 21वीं सदी का, तो समथिंग लाइक UN के, क्योंकि ये मल्टी इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन, और भारत भी इसको बनाना चाहता है। क्योंकि देखिए, इसके ऊपर में आपने जो बात की थी, ये आज के दिन में ये एक मिलिट्री अलायंस नहीं है, हाँ टेररिज्म का एंगल इसमें डाला गया है, और भारत ने डाला है। इसलिए प्रधानमंत्री के पूरे भाषण के ऊपर में इसका जोर है, और उनका निशाना 2 है, जो कि चीजें हो रही हैं जिसमें, क्योंकि इसके अंदर में कहीं न कहीं पाकिस्तान भी आ रहा है, इसके अंदर में दूसरे भी जहां से आते हैं टेररिज्म, और इसको चाइना को भी बतलाने की है कि ठीक है, बॉर्डर पे तो हम संभाल लेंगे, मगर जो वो इनडायरेक्टली टैसिटली सपोर्ट करता है, चाहे वो किसी भी फॉर्म से पाकिस्तान को डायरेक्ट, क्योंकि वो उसको फ्रंटलाइन स्टेट बना के चाहता है कि हमारे यहां करे, और ये खुल के बातें नहीं होती हैं। केवल आज के दिन में पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हमारे ऊपर करे, उसने रीसेट करने की ट्राई की थी, मगर उसको बढ़ावा देता है आज के दिन में। और देखिए, ये इनको छोड़ने पड़ेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्रिया, वो है सीपैक। आने वाले समय में आपसे मैं कभी मौका मिला तो हम फिर बैठेंगे इसके ऊपर में। सीपैक इज ए फेलियर, चाइना ही इसको रियलाइज करता है कि इससे पूरा चाइना खत्म ही हो जाएगा। ये उसकी जो बर्जुआ सोचा था कि हेजेमनी हम राइज करेंगे, इट विल, ये, और इसकी प्रेडिक्शंस 2015 में ही हम लोगों ने की थी कि ये कभी नहीं हो सकता कि ये हो जाए, और इसको आज पुश कर रहा है। और दूसरी चीज जो आप जानना चाहती हैं कि आज के दिन में भारत में प्रधानमंत्री जो मोदी हैं, वो किस तरह, देखिए एक ऐसा ही लीडर है, चाहे वो जेलेंस्की को झप्पी लगा ले, जाकर पुतिन साहब को झप्पी लगा दे, शी जिनपिंग को हो सकता है कि यदि शी जिनपिंग रास्ते पे आ जाए तो उनको भी झप्पी लगाने के लिए तैयार है, और वो जाकर के बाइडेन को लगाते हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप को लगाते हैं, यूरोप के।
तो ये जो चीजें झप्पियां जो है ना, ये केवल ऐसा नहीं कि बॉडी एक आपकी मैसेजिंग है, ये आपकी कॉन्फिडेंस है और वो है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का कि आप अपने और पूरा विश्व अब इसको कॉपी करने के लिए तैयार है। बिल्कुल डॉक्टर सऊदी अरेबिया कॉपी करने के लिए तैयार, यूएई करना मुझे चाहता लगता है बढ़िया जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से कर्नल दिनेश का मैं रुख करना चाहूंगी। कर्नल दिनेश, देश के भीतर भी एक नैरेटिव सेट किया गया था चाइना को ही लेकर, अब शायद वो नैरेटिव टूट जाए और ये कहा जा रहा था कि भाई चाइना के साथ तो रिश्ते सुलझ नहीं रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। अरुणाचल की तरफ आप देख लीजिए, एलएसी पर जो स्थिति बनी हुई थी कि यहाँ पर एक फेलियर के तौर पर दिखाया जा रहा था, लेकिन क्या अब जो एलएसी को लेकर समझौता हुआ, फिर आज ये मीटिंग, जो नैरेटिव था वो खत्म हो गया? नहीं प्रिया, ऐसे नहीं कह सकते हैं। मैं समझता हूं कि किसी भी देश की जो एक्सटर्नल अफेयर्स की डिप्लोमेसी है और जियोपॉलिटिक्स के आधार पर किसी देश के इंटरेस्ट को सेट करना होता है, वो एक बहुत ही गहरी चीजें है। वो इतने ऊपरी स्तर के ऊपर उसके ऊपर हम डिसीजन लेना बहुत गलत हो जाता है। आज भारत पूरे विश्व के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहता है, सो चाइना भी बनना चाहता है। आज भारत बाहर से इन्वेस्टमेंट चाहता है, चाइना भी चाहता है। आज भारत ग्लोबल साउथ का लीडर बना हुआ है, सब पे इन्फ्लुएंस रखना चाहता है, चाइना भी चाहता है। तो ये सबके इंटरेस्ट हैं और दोनों के दोनों देश बहुत बड़े पावर वाले देश हैं। हम इसको इतने हल्के के अंदर इसको डिफाइन करके गलत हो जाएंगे। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जैसे चाइना चाह रहा था कि ब्रिक्स के अंदर या फिर एससीओ की मीटिंग के अंदर वो अमेरिका की जो सुप्रीमेसी है उसको डाइल्यूट करने की कोशिश करे और अपने आप को आगे लाने की कोशिश करे, वही भारत इस पूरी मीटिंग्स के दौरान और आगे भी देखिएगा आप एससीओ के अंदर इसकी सब मैटर को रीशेप करने में लगा हुआ है। क्योंकि भारत का मानना है कि अभी जियोपॉलिटिक्स के अंदर अभी मल्टीपोलर पावर्स हैं और भारत का यह भी मानना है कि हम तुम्हारे साथ नहीं, हम तुम्हारे साथ नहीं, हम भारत के साथ हैं। जहां भारत का इंटरेस्ट है वहां हमारा इंटरेस्ट है। और इस चीज को आप देखिए आज के एग्जाम्पल से, जस्ट चंद रोज पहले जहां 5 आई कंट्रीज, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, यूके, आप कनाडा एंड अमेरिका एक टेररिस्ट के बेस निज्जर के मामले में भारत के ऊपर उंगलियां उठा रहे थे और जस्टिस ट्रूडो ने तो यहां तक कह दिया कि वो सैंक्शन लगा देगा भारत के ऊपर, और अमेरिका भी इसमें कूद पड़ा। आज तीनों देशों को साथ देख के, पुतिन को, शी जिनपिंग को और हमारे प्रधानमंत्री को देख करके मैं समझता हूं उनके माथे पर पसीना जरूर आ गया होगा। यह है भारत की डिप्लोमेसी। तो भारत की डिप्लोमेसी को इतना हल्का आंकना गलत हो जाएगा। दूसरा, रही बात जैसे कहा गया कि ब्रिक्स है या एससीओ है, प्रिया मानते हैं ये इकोनॉमिक एक स्टेज है, प्लेटफॉर्म्स है, लेकिन एक और है जिसके ऊपर रशिया बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहा है, वो है रिक, रशिया, इंडिया एंड चाइना। अगर आप पीछे मुड़ के याद करें तो इसको रशिया ने उठाया था। ये है वो पावर जिसको नाटो को टक्कर देने की कोशिश करेगी। लेकिन चूंकि भारत ने अभी तक अपना रुख नाटो, अमेरिका के साथ या ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ मिलकर जो क्वाड बनाया था उसमें ऐसा कोई रुख दिखाया था, और ना ही भारत ने रिक में कोई अभी तक रुख दिखाया है। परंतु अगर वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर भारत का इंटरेस्ट कल की तारीख में जो जिस प्रकार से अमेरिका बार बार धोखा दे रहा है और ये वेस्टर्न नेशन जो है भारत को इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे हैं, शायद आगे कुछ डेवलपमेंट हो जाए। रही बात चाइना की, देखिए चाइना हमें धोखा देता आया है, लेकिन अब जो सिचुएशन बन रही है और शायद रशिया इसी बात को चाइना को समझाने में लगा हुआ है कि भारत को इंपॉर्टेंस देना आपकी सर्वाइवल के लिए या आपके जो एम है, जियोपॉलिटिकल एम है, उसके लिए बहुत जरूरी है। और अगर आप उसको नहीं करेंगे तो आप इसमें मात खा जाएंगे। और शायद यही एक आइस ब्रेक हुआ है जो आज हम देख रहे हैं कि जो गलवान वैली की बात हो रही है या पेट्रोलिंग पॉइंट्स की बात हो रही है, ये एक आइस ब्रेक हुआ है। क्या चीन इस बात को आगे गहराई में समझ पाएगा, फॉलो कर पाएगा? क्योंकि दोनों देशों के इंटरेस्ट जो है कोलाइड करते हैं, प्रिया, जिसे मैंने बताया। बिल्कुल सर, आप अपनी बात पूरी करिएगा। जल्दी से ब्रेकिंग न्यूज अपने दर्शकों को बता दें। चीन के साथ भारत की बायलैटरल मीटिंग शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच की जो मुलाकात है उसकी शुरुआत हो चुकी है, और इसी ऐतिहासिक तस्वीर की, इसी ऐतिहासिक मीटिंग की हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये मोस्ट अवेटेड 1-to-1 जो बायलैटरल टॉक हो रही है, ये 5 साल तक रुकी हुई थी। 5 साल बाद ये मीटिंग हो रही है और
और इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि ये एक नई शुरुआत है, दोनों देशों के बीच रिश्तों को गर्माहट इससे मिलेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कॉन्फिडेंस है, जिसका जिक्र अभी के सिन्हा साहब भी कर रहे थे कि वो किसी को भी गले लगा लेते हैं, और ये कॉन्फिडेंस प्रधानमंत्री मोदी में ही है। ये बात जो बाहर हमारे भारतीय रहते हैं दूसरे देशों में, वो भी ये कहते हैं कर्नल दिनेश की पहले हमें ये कॉन्फिडेंस आता ही नहीं था। आज हम बड़े गर्व से किसी को बताते हैं कि हम इंडियंस हैं, हम भारतीय हैं, हमें एक अलग रिस्पेक्ट मिलती है जो शायद पहले नहीं मिलती थी। पहले लोग अगर कोई बताता कि हम भारतीय तो नजरअंदाज कर दिए जाते थे। We are also there. जी देखिए, मैं बोल सकता हूँ? जी बोल सकता हूँ प्रिया? जी देखिए प्रिया, जहां तक भारत का एक्सटर्नल जो हमारा इंटरनेशनल जो हमारे अफेयर्स हैं, यस, इन चीजों के अंदर हम लोग पहले थोड़े से डोसाइल हुआ करते थे, लेकिन पिछले 10 सालों में यस हम लोग काफी इसमें एग्रेसिव हुए हैं। जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं उनके बारे में हम लोगों ने आगे सोचना शुरू किया है, उनको संबोधित करना शुरू किया है, उनका इन्वॉल्वमेंट करना शुरू किया है। और लाजिब सी बात है, जब अपने ही देशवासी बाहर जो रहते हैं, जब उनको अपने घर से प्यार मिलता है तो वो डेफिनेटली उनके अंदर एक मोटिवेशन लेवल बहुत हाई हो जाता है। और जो आप देख रहे हैं आज जियो पॉलिटिक्स के अंदर कि जहां पे भी हमारे प्रधानमंत्री जा रहे हैं और वहां पे एक तरीके से सैलाब सा उभर आता है लोगों का जो वहां पे रह रहे हैं, ये उसी भावना का प्रतीक है। और होना भी चाहिए। हर देश को अपने नागरिक जो बाहर रह रहे हैं वो हमारे ही खून है, हमारा ही वो एक प्रतिबिंब है, उनके बारे में हमें सोचना बहुत जरूरी है। लेकिन जो आप बता रहे थे कि BSCO की मीटिंग के बाद साथ में बायलैटरल जो मीटिंग है अपनी शी जिनपिंग की और प्रधानमंत्री की शुरू हुई है, मैं वही बात आपसे कह रहा वापिस दोहराऊंगा कि एक आइस ब्रेक तो हो चुका है। अब इस मीटिंग के बाद मालूम चलेगा कि चीन की मंशा रूस के समझाने के बाद भारत के साथ कितनी दूर तक चलने की है। बिल्कुल, और क्या क्या बदला है। डॉक्टर अभिषेक का मैं रुक करूं, लेकिन उससे पहले जल्दी से मैं सिवाज साहब का रुक करूंगी। सर, इन तस्वीरों को आप कैसे देखते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे? ये कितनी पावरफुल तस्वीरें हैं। मैं बार बार इन तस्वीरों का जिक्र इसलिए कर रही हूं क्योंकि चर्चा जितनी देश में है उतनी दुनिया भर के लोग इन तस्वीरों को लेकर चर्चा कर रहे हैं, और इंतजार किया जा रहा था कि मीटिंग होगी तो फिर क्या क्या बदल जाएगा। और अब जब मीटिंग की शुरुआत हो चुकी है, LAC पर एक समझौता हो चुका है, अब कितना दोनों देशों के बीच जो सैन्य लेवल पर भी टकराव था, जो टकराव हमारा बॉर्डर पर बना हुआ था, कितना बदल जाएगा? हाँ देखो, बहुत बदल जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस प्रकार से अभी हमारे रिलेशन बहुत स्ट्रेन थे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, उसमें बदलाव आएगा, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप है, ये पहला स्टेप है। इसके बाद डीएस्केलेशन होनी है, डी इंडक्शन होनी है, लंबा सफर है, मगर एक अच्छी शुरुआत है। एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स अभी आएंगे, क्योंकि जो कुछ हुआ था वो भारत ने तो किया नहीं, वो जो भी किया था वो चीन ने किया। क्योंकि सच्चाई ये है कि जो प्रोटोकॉल थे 1992, 93, 2012 और 13 का, उनको नजरअंदाज करते हुए चीन आया था। तो इसलिए चीन को ये तो समझ आ गई कि भारत जो है वो पीछे हटने वाला नहीं है। भारत अपने रिलेशनशिप को नॉर्मलाइज नहीं करेगा जब तक आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे रिजॉल्व नहीं कर लेंगे, शांति नहीं लाएंगे। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी जीत है भारत की, जो ये दिखाया है कि झुकना पड़ेगा चीन को अगर वो चाहता है भारत के साथ अच्छे रिलेशन। देखो, 3-4 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है प्रिया, आपको ये समझना पड़ेगा। आज की तारीख में इकोनॉमी बड़ा मेजर रोल प्ले करती है, और चीन को भी ये पता है कि उसकी इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही, सप्लाई चेन वहां से मूव कर रही है। इंडोनेशिया, वियतनाम और भारत, उसकी इकोनॉमी को एक बड़ी मार्केट चाहिए। ये सच्चाई है, $120 बिलियन का भारत और चीन के अंदर व्यापार है, और ज्यादातर हम जो इंपोर्ट करते हैं चीन से, तो चीन भी चाहता है कि किसी तरीके से रिश्ते बने और इकोनॉमी करे अच्छा। और दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना है कि आप कुछ भी कहो कि ये रूस ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, स्पेशली ये जो ब्रिक्स की समिट थी, इससे पहले ये ब्रेक थ्रू लाना, ये पुतिन ने चाहते थे कि किसी तरीके से ब्रिक्स सक्सेसफुल हो। वो एक आइसोलेट हो चुके थे, वेस्ट ने उसको आइसोलेट कर दिया था। हाँ बिल्कुल, देखो प्रिया, आपने ठीक बोला कि ये चीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चीन की प्रॉब्लम क्या है, एक तो उनकी इकोनॉमी अच्छा नहीं करी, उनको मार्केट चाहिए, भारत के साथ उनके रिलेशनशिप अच्छे होते हैं तो और ट्रेड बढ़ेगा, और बहुत बड़ी मार्केट देता अच्छे नहीं होते तो उसका फोकस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में होता है।
और जबकि उसको इंडो पैसिफिक की तरफ ज्यादा ध्यान देना है। उसकी वहां पर ताइवान के साथ प्रॉब्लम है, वहां पर उसको जो दूसरे कंट्री मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपीन, जिसके ऊपर आज अमेरिका पीछे खड़ा हुआ है फिलीपीन के पास, मैं इस बात को मानता हूं। तो ऐसे में वो नहीं चाहते उनकी अटेंशन डाइवर्ट हो। वो इंडो पैसिफिक अगर हो जाते हैं, इकोनॉमी भी अच्छा है और जो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी बात है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बात आ रही है, क्या ये ब्रिक्स एंटी वेस्ट है? क्या ये ब्रिक्स किसी, मैं इस बात से भी सहमत जो सिन्हा साहब बता रहे थे कि भारत ऐसा कोई भी चीज का हिस्सा नहीं बनना चाहता कोई जो एंटी वेस्ट हो, क्योंकि भारत एक प्रकार से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मुजाहरा करता है। भारत रूस के साथ भी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, अमेरिका के साथ भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। भारत ऐसा कुछ नहीं दिखाना चाहता कि ऐसे फोरम में है जिसमें एंटी वेस्ट हो। इसलिए एक बैलेंसिंग फैक्टर अगर ब्रिक्स के अंदर या एससीओ में वो भारत है, और मुझे लगता है भारत बड़ा कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करेगा, इकोनॉमी की तरफ बात करेगा, टेररिज्म की बात करेगा, क्लाइमेट चेंज की बात करेगा, जिससे एक प्रकार से हो सकता है आने वाले टाइम में ब्रिक्स करेंसी की भी बात हो। क्योंकि सच्चाई है कि भारत आज जो आज के टाइम में आप सोचे कि भारत जो रूस से 32% ऑयल लेता है, 0% लेता था रशिया यूक्रेन लड़ाई से, तो इससे क्या है, पेमेंट क्या हो रही है रूपी रूबल में। अभी जो रूपी रूबल है उसकी प्रॉब्लम क्या है, इतना रुपए लेके रूस क्या करेगा, क्योंकि उसका इस्तेमाल तो वो कर नहीं सकता, उसका जो ट्रेड भारत से थोड़ा है। तो उसके ऊपर भी बात हो रही है कि किस प्रकार से हम एक ऐसा कोई तरीका निकालें जिससे कि बिना डॉलर दिए हुए हम इस चीज को एक प्रकार से रिजॉल्व करें। मुझे लगता है कि ये जो मीटिंग है, ये जो आज भारत के प्रधानमंत्री और जो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, वो एक आइस ब्रेकर होगी। अभी स्टार्ट पॉइंट है, क्योंकि बहुत कुछ खोया भारत और चीन ने लास्ट 4 साल में। मुझे लगता है वो बहुत कैचअप करना पड़ेगा। इकोनॉमी दोनों देशों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कई चीजें ऐसी हैं जो आपस में करके एक प्रकार से फायदे में कर सकते हैं भारत और चीन के लिए। जो बात आरआईसी के बारे में हो रहा, मैं एक ही चीज कहूंगा कि जो भारत इतना कंफर्टेबल नहीं है आरआईसी से, क्योंकि रूस, इंडिया, चाइना, भारत किसी ऐसा एंगल नहीं बन सकता जो कि कोई मिलिट्री अलायंस की तरफ जाए। तो भारत ब्रिक्स जो एक है वो मल्टी फोरम है, वो इकोनॉमी ज्यादा है, वो एक ऑल्टरनेटिव है जो कि यूरोप की जो इकोनॉमी है, G7 की इकोनॉमी है, उसके पैरेलल है। मुझे लगता है ये पूरे वर्ल्ड को भी चाहिए, और भारत एक ऐसा देश है जो ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करता है। भारत एक बैलेंसिंग फैक्टर है। मुझे लगता है कि अगर ये मीटिंग सक्सेसफुल जो होगी, इससे एक नया शुरुआत होगी भारत और चीन के रिलेशनशिप में, और ब्रिक्स भी आने वाले टाइम में प्रिया बहुत मजबूत बनेगा। बिल्कुल। डॉक्टर अभिषेक का मैं रुक, जल्दी से एक लाइन में कर्नल दिनेश आप अपनी बात पूरी कर लें। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका प्रिया। मैं तो सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि देखिए जो मीटिंग चल रही है अभी शी जिनपिंग के साथ में हमारे प्रधानमंत्री की, उसकी कोई यह नहीं कि भूमिकाएं अभी बनने वाली हैं। आपको पता है कि सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर पहले ही एनएसए जी डोभाल साहब जो हैं चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर वांग के साथ मिल चुके हैं। जुलाई के महीने के अंदर हमारे खुद के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी जो हैं 2 बार लाओस में और दूसरी जगह पे इनके फॉरेन मिनिस्टर से मिल चुके हैं। एक कमेटी बनाई गई थी इनकी आपस में मैकेनिज्म की कि हम कैसे समस्या को दूर करें। वर्किंग WMCC नाम दिया गया था उसको, वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन कमिटी। वो काम कर रही है। इन सब के बाद जाकर के अब ये इंटरनेशनल लेवल पे एक 2 बड़े बड़े जो नेता हैं वो बैठते हैं एक दूसरे के सामने, और ये चीजें काफी कुछ डिसाइड हो चुकी होती हैं। अब तक मैं ये सिर्फ इतना बताना चाह रहा था। ठीक है। डॉक्टर अभिषेक, एक चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है कि क्या अब पावर धीरे धीरे एशिया की तरफ शिफ्ट हो रही है, क्या नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो रहा है। और मैं किसी भी देश की मीटिंग की बात कर रही हूँ, आज से ब्रिक्स की बात मैं नहीं कर रही हूँ यहाँ पर आपसे। किसी भी देश में मीटिंग होती है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होते हैं, और इस वक्त मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड का फोकस ही भारत में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर है। बिल्कुल। अगर पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आप भारत की कूटनीति को देखेंगे तो भारत एक एस्पिरेशनल पावर के रूप में दुनिया में स्थापित हुआ है। ग्लोबल पीस का संदेश हो, टेररिज्म के खिलाफ आवाज उठाने की बात हो, ग्लोबल गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म करने की बात हो, ग्लोबल साउथ की लीडरशिप का मुद्दा हो, कोविड पैंडेमिक के खिलाफ लड़ाई, इन सभी विषयों पर भारत ने प्रमुखता से अपनी आवाज रखी। एक सॉफ्ट पावर के साथ साथ एक एस्पिरेशनल पावर के रूप में भारत जाना गया। G20 का बहुत ही सफल आयोजन भारत ने किया, और उसके माध्यम से भारत ने एक संदेश दिया। तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट बात है कि जो सेंटर ऑफ पावर, इंडो पैसिफिक पूरा एक क्षेत्र जो
भर के सामने आया, जिसमें अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया मिलकर एक सहयोग स्थापित कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उसमें भी जो है भारत की भूमिका बहुत ही प्रमुख है। तो एक एस्पिरेशनल पावर पॉइंट है। दूसरी बात है कि जो भारत का इकोनॉमिक पावर है, एक आर्थिक शक्ति, आर्थिक महाशक्ति के रूप में जो भारत धीरे धीरे तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो इनिशिएटिव सरकार ने, जो भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का प्रयास करा, आर्थिक निवेश को अट्रैक्ट करने की बात हो रही, इन सब कारणों से भी एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी वेस्ट के साथ साथ और भी कंट्रीज को भारत में देखे, तो वो भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। भारत चाइना के कॉन्टेक्स्ट में जो ब्रिक्स के संदर्भ में दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत ग्लोबल गवर्निंग इंस्टीट्यूशन, जो वैश्विक संस्थाएं, संयुक्त राष्ट्र, उसके रिफॉर्म को लेकर बहुत ही प्रतिबद्ध है। तो मुझे लगता है कि उसके रिफॉर्म की जब बात आएगी, तो अगर भारत चीन संबंधों के लिहाज से देखो, चीन को इसमें अपनी स्पष्टता दिखानी होगी ताकि ग्लोबल गवर्निंग इंस्टीट्यूशन का रिफॉर्म हो और यूएन रिफॉर्म में जो भारत के लिए भूमिका है वो आगे बढ़े। दूसरा जो टेररिज्म का विषय, उसको लेकर भी भारत ने एससीओ सम्मेलन इस्लामाबाद में भी और अभी ब्रिक्स में भी कहा कि जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, जो दोहरे मानदंड, उनको छोड़ने में। तो मुझे लगता है इन दो विषयों पर अगर चीन कुछ प्रतिबद्धता दिखा सकेगा, तो हम इस मीटिंग के बाद भारत चीन संबंधों में और ज्यादा बेहतरी के प्रयास कर सकते हैं। भारत आज एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है और ये जो सेंटर ऑफ पावर एशिया बनाए हुए, उसके केंद्र में भारत है, इसमें कोई दो राय नहीं है।